हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। तो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन किसने कहा? ये एक कथन है और ये किनके द्वारा कहा गया है, ये यहाँ पर पूछा है। एक बार हम फिर पढ़ते हैं और इस स्टेटमेंट को ही समझते हैं, फिर हमको आंसर याद करना थोड़ा आसान होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए, इतनी बात को समझते हैं। राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए का मतलब है हमारे राष्ट्र में जो भी योजनाएं बनाएंगे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, हमें भाई जो केंद्र सरकार ने या जो भी सरकार है उन्होंने योजना बनाई, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, निम्न स्तर तक लोगों को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम होगा। उन माध्यमों को यहाँ पर कहा है कि सेवा, उन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। और उनको स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल बॉडी यानी कि निम्न लोगों तक, निम्नतर जो संगठन है वहां तक पहुंचाने के लिए स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम है। यानी कि स्थानीय शासन सबसे अहम भूमिका निभाता है और सबसे अच्छा माध्यम है जो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ये कह रहा है। तो ये बात किसने कही? तो ये बात दोस्तों हिक्स द्वारा कही गई। किसने कही? हिक्स ने कही। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बाकी स्टेटमेंट क्या वो कहना चाह रहा था समझ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो कह रहा है कि जो नगर पालिकाओं की संरचना की बात कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं और ये जो बुक से जिसमें लिया है वहां पर भी ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन 243 होगा, 243 द होगा और ये भी 243 माँ होगा। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पर होंगे। क्लियर? दोस्तों इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि नगर पालिका क्या है। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर? डिस्कस कर लेते हैं नगर पालिका। अगर दोस्तों नगर पालिका की अगर हम बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला, ये पूछा जाता है। इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? संवैधानिक दर्जा कब मिला ये पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी संवैधानिक दर्जे की हम बात करें, जो संविधान में 74वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 द्वारा। क्लियर? तो 74वां संविधान संशोधन 1972 को हुआ, तब नगर पालिकाओं को उसमें जोड़ा गया संविधान में। क्लियर? और ये लागू कब हुआ, अगर ये प्रभावी कब हुआ? ये 1 जून 1993 को ये प्रभावी हो गया नगर पालिका। क्लियर? नगर पालिकाओं को किस भाग में रखा गया? संविधान के अगर भाग की अगर हम बात करें तो दोस्तों भाग 9 का में नगर पालिकाओं को रखा गया है। और अनुच्छेद की अगर बात करें, किससे कितने अनुच्छेद तक इनको रखा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 ता से लेकर 200 अनुच्छेद 243 ता से लेकर ता यहाँ पर होगा और 243 या छा तक। क्लियर? जिसे इंग्लिश में लिख सकते हैं आप जेड जी तक, और ता का मतलब है आपका पी से। तो अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक जो है नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। क्लियर? ये बात समझ में आई। और इसकी अगर हम बात करें किस अनुसूची में नगर पालिकाओं को रखा गया है, तो दोस्तों 12वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को रखा गया है। और इसके लिए नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए 18 विषय हैं। इस बात को याद रखेंगे। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ये बात समझ में आई। दोस्तों नगर पालिका का अध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव, जो नगर पालिका के अध्यक्ष होते हैं, थोड़ा डिटेल में जानेंगे ताकि सारे पॉइंट क्लियर होते चले। नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्ष का चुनाव या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। ये राज्य का विधानमंडल के पास शक्ति होती है, वो तय करेगा। क्लियर? और नगर पालिकाओं का जो है ये प्रत्यक्ष रूप से भी चुने जा सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जा सकते हैं। क्लियर? ये डिपेंड करता है उस राज्य की विधानमंडल द्वारा। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें नगर पालिका का जो चुनाव कौन कराता है, नगर पालिका के चुनाव जो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग।
क्लियर, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर, ये बात समझ में आई। इसको करते हैं मिनिमाइज। इतना पॉइंट तो हम लोगों ने क्लियर किया। क्लियर, तो अनुच्छेद कहाँ से 243 ता से लेकर 243 या छा तक जो है इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका का स्तर कितना होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों नगर पालिका के अंतर्गत आपका नगर पंचायत आता है। क्लियर, क्या आता है, नगर पंचायत आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों नगर पालिका परिषद आता है। जो नगर पालिका है इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो नगर पंचायत से मिलकर बना होता है, नगर पालिका परिषद से मिलकर बना होता है, नगर पालिका परिषद। क्लियर, और आपका नगर निगम। क्लियर, क्या होता है आपका नगर निगम। इन तीनों को मिलाकर नगर पालिका बनती है। अगर हम दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या 544 है। क्लियर, ये याद रखेंगे। नगर परिषद की अगर हम बात करें तो 199 नगर परिषद हैं, और वहीं नगर निगम उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। इसमें से अगर हम बात करें 17वां नगर निगम कौन सा बना, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों शाहजहांपुर आपका 17वां नगर निगम बना है। कौन सा, शाहजहांपुर है, लिख लेंगे। और ये 2018 में इसको बनाया गया था। क्लियर, ये तो बात रही थोड़ा नगर पालिका से रिलेटेड। क्लियर, जो एग्जाम ओरिएंटेड है डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इसका क्वेश्चन हो जाएगा नगर पालिका की संरचना की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 243 दा में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 243 दा। तो यहाँ पर ये 243 दा कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम 243 फा की अगर हम बात करें, फा का मतलब आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ये रा की पोजीशन आएगी। तो इसमें दोस्तों जो है नगर पालिकाओं की, नहीं सॉरी, दा को हम रा कहेंगे, और जो फा है अगर हम फा की अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं के जो सदस्यों की अहर्ता है, फा का मतलब बी। तो यहाँ पर क्या दी गई है, अहर्ताएं दी गई हैं। नगर पालिकाओं के सदस्यों की अहर्ताएं किसमें दी गई हैं, वो आपका अनुच्छेद 243 फा में दी गई हैं। अगर दोस्तों 243 माह की अगर हम बात करें तो 243 में दोस्तों नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका के लिए वित्त आयोग का गठन किसमें किया गया है, 243 माह में, याद रखेंगे। अगर ग्राम पंचायत के लिए बात करें तो ग्राम पंचायत के लिए ये आर्टिकल 243 आई में है। क्लियर, ये बात करता है ग्राम पंचायत के लिए, इस बात को भी याद रखेंगे, कंफ्यूजन ना करनी। क्लियर, ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन 243 आई में, जबकि 243 माह में नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्लियर, अगर हम 243 था की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। क्लियर, नगर पालिका का गठन की अगर हम बात करें तो वो किसमें दिया है, 243 था में नगर पालिका का गठन दिया है। इसके अलावा एक दो और याद रखेंगे, जैसे कि 243 पा में क्या दिया है, 243 पा में दोस्तों नगर पालिकाओं की अवधि। क्लियर, इसमें क्या दी है, नगर पालिका की अवधि दी है 243 पा में। वहीं अगर एक दो और याद कर लेते हैं, जैसे कि 243 बा, इसमें जो है नगर पालिकाओं की शक्ति के बारे में पूछा जाए तो वो आपका 243 बा में दिया गया है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और आपको रिवीजन करने का जो तरीका है ये बस आपका रिवीजन कराने का एक माध्यम है। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे जितना जान पाए, और ज्यादा समय नहीं है तो मल्टीपल रिवीजन करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो लखनऊ आपका छावनी परिषद के अंतर्गत आता है, ये बात सही है। लखनऊ छावनी परिषद के सहित ये आपका एक नगर निगम भी है। क्लियर, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, उनमें लखनऊ भी एक नगर निगम है। कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर एक नगर निगम है, और काकोरी आपका पंचायती राज के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों गाजियाबाद आपका नगर पालिका परिषद नहीं है, गाजियाबाद भी आपका नगर निगम के अंतर्गत आता है। क्लियर, उन 17 नगर निगमों में से गाजियाबाद भी एक आपका नगर निगम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। क्लियर हुआ, बात समझ में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और आपका कानपुर भी पता है ना, कानपुर भी आपका छावनी परिषद के अंतर्गत आता है, कानपुर भी आपका छावनी परिषद है। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि छावनी परिषद कितनी है। अगर उत्तर प्रदेश में छावनी परिषद की अगर हम बात करें तो 13 छावनी परिषद है। क्लियर, कितनी है, 13। नगर निगम कितने हैं, 17, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि
पंचायतों का संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया? पंचायतों की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि पंचायतों को संवैधानिक अधिकार कब दिया गया? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर हम पंचायतों के संवैधानिक अधिकार की बात करें, तो इसको दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको अधिकार दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको यहीं नहीं रुकना है, पंचायतों से रिलेटेड और हम बात करते हैं। पंचायतों देखो, नगर पालिका तो जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पंचायत की अगर हम बात करें, तो इसके लिए जो है 73वां जो संविधान हुआ संशोधन, उसमें भाग 9 जोड़ा गया और उसमें भाग 9 में पंचायतों का जिक्र किया गया। क्लियर, ये याद रखेंगे। इसके लिए अनुसूची भी जोड़ी गई और उस अनुसूची, कौन सी अनुसूची में पंचायतों को दिया गया? 11वीं अनुसूची में पंचायतों को दिया गया। और विषय की बात करें तो इसमें दोस्तों 29 विषय रखे गए हैं पंचायतों से रिलेटेड। क्लियर, ये बात रखेंगे। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका जिक्र किया गया है? अगर अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो दोस्तों 243 से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायतों या मतलब पंचायतों का जिक्र किया गया है। क्लियर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 243 आय में क्या दिया है? 243 आय में वित्त आयोग का गठन दिया गया है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे 243 टा, जिसे कहें 243 का। 243 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 243 टा के तहत किया गया है। क्लियर दोस्तों, पंचायतों के अगर स्तर की अगर हम बात करें तो पंचायतों के दोस्तों 3 स्तर होते हैं। पंचायतों के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। एक आपका ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्तर पर होगा। क्लियर, दूसरा इसका होगा आपका क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर होगा। और तीसरा होगा आपका जिला पंचायत। क्लियर, जिला पंचायत। दोस्तों ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा, प्रमुख की अगर हम बात करें तो प्रधान ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर, वहीं इनके जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं और इनका चुनाव जो है आपका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर, प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो आपका वोटर लिस्ट होगी, वोटर लिस्ट में जो भी गांव के लोग रजिस्टर्ड होंगे उनके द्वारा वोट के माध्यम से प्रधान का चुनाव होता है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये याद रखेंगे 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कब होते हैं ये अगर हम बात करें, यदि किसी राज्य में दोस्तों 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। अगर 20 लाख से कम है तो पंचायतों के 2 स्तर होते हैं, जिनमें पंचायत जो क्षेत्र पंचायत है ये खत्म हो जाता है। क्लियर, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई है? ग्राम पंचायत चयन की बात पूछ रहा है, किस धारा में की गई है? तो दोस्तों इसका जो है ग्राम पंचायत के निर्वाचन की अगर हम बात करें या चयन का बात करें तो जो है दोस्तों धारा 11 बी में इसका जिक्र किया गया है। किसमें किया गया है? धारा 11 बी में किया गया है। इसके अलावा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम धारा 11 ए की बात करें, धारा 11 ए। क्लियर, इसमें क्या कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत का कौन होगा? प्रधान होगा। ठीक, ग्राम के लिए कौन होंगे? प्रधान। ठीक, जैसे देश के लिए राष्ट्रपति होता है, ऐसे ग्राम के लिए, ग्राम प्रधान के लिए जो कौन होगा? एक प्रधान, मतलब ग्राम पंचायत के लिए प्रधान होगा। ये धारा 11 ए में बताया गया है। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों अगर हम प्रधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करें, प्रधान बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इनका चुनाव जो है दोस्तों किस तरह से होता है? प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। क्लियर, जो नामावली में जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा वोट दिया जाता है और वोट की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष। अगर आपको प्रधान को हटाना है तो प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस देना होता है? तो दोस्तों 15 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। क्लियर, 15 दिन पूर्व आप नोटिस देंगे ग्राम प्रधान को हटाने के लिए। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रधान जो है ना वो ग्राम पंचायत का हेड होता है। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है?
प्रधान होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये सब बात की गई है किसके तहत? ये जो धारा दी गई है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत ये बात कही गई है। और ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट 1947 को आया था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ये अधिनियम का ईयर भी याद रखना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस कब दिया जाना चाहिए? दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस जो है वो 7 दिन पूर्व देना चाहिए। क्लियर? कितने दिन पूर्व होना चाहिए? 7 दिन पूर्व होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न जिससे लिया गया उसमें यहाँ पर 15 दिन पूर्व दिया गया है। और 15 दिन पूर्व तो प्रधान को हटाने के लिए नोटिस होता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्लियर? यूथ में तो यहाँ पर 15 दिन दिया है, वो उसमें कुछ गड़बड़ होगा। क्लियर? अगर हम ग्राम सभा की बैठक की अगर हम बात करें तो दोस्तों ग्राम सभा की बैठक जो है वो एक वर्ष में एक सामान्यता जो है 2 होनी चाहिए। एक होनी चाहिए आपकी खरीफ की फसल की कटाई के बाद। क्लियर? और एक आपकी रबी की फसल की कटाई के बाद होनी चाहिए। ये हम बैठकों की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? और एक धारा अगर इस अधिनियम की धारा 7(2) की बात करें, धारा 7(2) के अंतर्गत जो है क्या होना चाहिए? ग्राम सभा की एक सालाना बैठक जो है 31 मार्च से 3 माह पहले यानी कि दिसंबर में होनी चाहिए। ये धारा 7 की 2 में कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्राम सभा की एक सालाना बैठक 31 मार्च से 3 माह पहले दिसंबर में होनी चाहिए। क्लियर? वैसे तो सामान्य बैठक जो है सामान्यतः 2 बैठक होती हैं, एक आपकी खरीफ की और एक आपकी कटाई की। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया? दोस्तों, योजना आयोग की सिफारिश पर ये जो पंचायत राज से संबंधित समिति का गठन जो है वो आपका जेबी की समिति राव समिति के तहत किया गया। और ये कब समिति आई? अगर इस समिति की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 1985 में ये समिति आई। क्लियर? और इसको योजना आयोग की सिफारिश पे बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य और समितियों की बात करें जो जिनकी याद होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करें तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1997 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। क्लियर? और इन्होंने पंचायतों के 3 स्तर बताए। क्लियर? इन्होंने पंचायतों को 3 स्तरीय सुझाव दिया। और वो 3 स्तरीय कौन-कौन सी? एक आपका ग्राम पंचायत। इस समिति ने बताया कि ग्राम लेवल पर आपको ग्राम पंचायत का गठन करना होगा। और पंचायत समिति का गठन बताया, पंचायत समिति। क्लियर? जो ब्लॉक स्तर पर होगी और आपका जिला परिषद। क्लियर? जो आपका जिला स्तर पर होगी। इन 3 संरचनाओं का उन्होंने सुझाव दिया। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपकी अशोक मेहता समिति। ये भी पंचायती राज से संबंधित है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई? अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये 22 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति आई। कब आई? 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति आई। और इन्होंने 2 स्तर की बात की थी। ठीक, इन्होंने 2 स्तरीय संरचना की बात की थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो है ना एल.एम. सिंघवी समिति, ये कब आई? इसकी अगर हम बात करें तो ये 1986 में आई। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, याद रखेंगे, सीक्वेंस से याद रखेंगे। क्लियर? 85, 86, 57 और 77। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? दोस्तों ये समिति पहले आई कब? अगर इसकी अगर हम बात करें तो अभी-अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये समिति 12 दिसंबर 1977 को बनी थी। बट इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों 1978 में प्रस्तुत की। कब की? 1978 में प्रस्तुत की। और इन्होंने कितनी स्तरीय संरचना बताई? इन्होंने 2 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया। क्लियर? तो इन्होंने इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समिति में टोटल सदस्य कितने थे? अगर हम इसके सदस्य की बात करें
तो ये एक 13 सदस्यीय समिति थी। क्लियर? और वो 2 स्तर उन्होंने कौन-कौन से बताए? अगर इसकी अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय होनी चाहिए, जिसका नाम रखा इन्होंने जिला परिषद बनाइए आप, और आप मंडल परिषद बनाइए। इन 2 का ज़िक्र किया था या इनका बनाने का सुझाव दिया था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। दोस्तों, चोल साम्राज्य में अगर हम ग्राम सभा के कार्य के देखें, ये भूमि कर का संग्रह करती थी, ये उनका काम था। मंदिरों को रखरखाव तथा उनके आय व्यय का उचित प्रबंधन भी करना, ये ग्राम सभा का कार्य था। भूमि का सर्वेक्षण करना ग्राम सभा का कार्य नहीं था, ये वहाँ की केंद्र सरकार करती थी। क्लियर? किसके द्वारा किया जाता था? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। और ये भी अपने आप में ठीक है। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान की जाती थी, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा कि किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? तो पहली बार अगर स्थानीय स्वायत्त शासन की अगर हम बात करें, तो इन्होंने यहाँ पर इसका आंसर दिया 1973 इज अ राइट आंसर। बट अगर हम इसके वास्तविकता की अगर हम बात करें, तो ये एक्ट किस एक्ट के तहत 1882 में इसको जो है मेन माना गया। अच्छा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक, क्लियर? तो किनको कहा जाता है? ये हमको नहीं, मतलब रिपन को कहा जाता है। क्लियर? और इन्होंने ही 1982 में स्थानीय स्वशासन के गठन की बात की थी, प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ? अब आपको एक ये ईयर भी याद रखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक कब आया? 1994 में। प्रवृत्त का मतलब होता है कब ये लागू हुआ। क्लियर? तो ये कब लागू हुआ? ये 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य जिन्हें पंच कहा जाता है? तो कह रहा है कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम वार्ड होते हैं, उनमें जो पीटीसी जो लड़ते हैं ना, ग्राम पंचायत जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं, उनमें से कुछ बनाए जाते हैं न्याय पंचायत के लिए पंच। तो कितने तक बन सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 7 से 17 तक लोगों को चुना जा सकता है, सदस्यों को। अगर हम दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या अगर पूछी जाए, तो आप क्या बताएंगे? तो कम से कम किसी पंचायत में कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए? कम से कम वार्ड अगर पूछे जाए तो कम से कम 10 वार्ड होने चाहिए, और अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? अधिकतम अधिकतम बात करें तो अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? तो सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों, वो जनसंख्या के आधार पर चुनी जाती है। अगर हम लोग सदस्यों की बात करें, तो 1000 सदस्य होने पर, सॉरी 1000 जनसंख्या तक होने पर 9 सदस्य चुने जाएंगे। क्लियर? अगर जनसंख्या 1000 से 2000 है किसी ग्राम पंचायत की, तो उसमें जो है दोस्तों आपके 11 सदस्य होंगे। और अगर 2000 से 3000 सदस्य होंगे तो उसमें 13 सदस्य होंगे। और अगर 3000 प्लस सदस्य हैं, मतलब जनसंख्या है, तो वहां पर 15 सदस्य होंगे। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहीं कहीं ये संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ज्यादा होती है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी व्यवस्था जो है पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। क्लियर? तो दोस्तों, इसमें अगर हम देखें तो ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था होती है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक सभा होती है? नहीं, ये गलत है। 3 स्तरीय प्रणाली होती है, ये भी गलत है। अगला क्या कह रहा है कि सदस्य अथवा अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि सीधे ही किया जाए। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है?
कह रहा है कि कोई भी ग्राम पंचायत है और कोई ऐसा क्षेत्र जो उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर है, तो अगर वो चंदा चाहे देना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकती कि अरे सरकारी खजाने से निकाला, अरे लो आप यहाँ पर ये कीजिए, नहीं। जब तक राज्य सरकार नहीं कहेगी, तो राज्य सरकार के अधिकार से उनकी अनुमति से ही कोई ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र पर चंदा दे सकती है। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? दोस्तों पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति जो होता है वो आपका ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? प्रधान होता है। और इस समिति में अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या 7 यानी कि 1 प्लस 6 होती है। एक आपका सभापति होता है और 6 में जो होते हैं एक आपका एससी या एसटी होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए और एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, क्लियर? इसके अलावा इसमें 7 विशेष अधिकारी, क्लियर? 7 विशेष सदस्य बुलाए जाते हैं, क्लियर? 7 विशेष सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित है, तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करता है? यदि कहीं पर मतदान है और वहाँ का जो मतदान अध्यक्ष होता है, क्लियर? वो अब्सेंट है, तो उसकी अनुपस्थिति पर उनके काम को कौन आगे करेगा? तो वो आपका मतदान अधिकारी करता है, क्लियर? कौन करेगा? मतदान अधिकारी करेगा और ये निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा, क्लियर? और ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ये जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? जो भी मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा, सॉरी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी जो है मतदान अध्यक्ष के स्थान पर काम करेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है कह रहा है कि इसके संबंध में पहचानना है। तो पहले हम देख लेते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में देख लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, किस संविधान में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद में किया गया है, इसको अगर हम जाने तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ, अगर हम बात करें, पहले तो अगर हम बताएं ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो दोस्तों अनुच्छेद 243 टा या कहें का में इसका वर्णन है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र कहाँ पर है, किस अनुच्छेद में? 243 टा में है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर? राज्य निर्वाचन जो आयोग है इसका जो आयुक्त होता है, क्लियर, इसको कौन नियुक्त करता है? इस आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो आयुक्त है इस आयुक्त को कार्यकाल फिक्स होता है, राज्यपाल ही करेगा, विधानमंडल जो भी नियम बनाएगा उसके अकॉर्डिंग ये इसका कार्यकाल होगा। इसके जो राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद उसको उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिस आधारों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर है। अब थोड़ा ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नहीं, ये तो राज्यपाल करता है, क्लियर? और यहाँ पर पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है, क्लियर? तो ये बात अपने आप में गलत है। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नहीं, ये भी गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है या हटाया जाता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किए जा सकते नहीं, इसके परिवर्तन नहीं किए जा सकते, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 243 गा में और 3 का 243 गा का 3 का में
ये प्रावधान किया गया है, प्रतिनिधित्व करता है। अगर दोस्तों हम अनुच्छेद 243 गा की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 243 गा, इसमें किसका वर्णन है? इसका जो मेन पार्ट है, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो है पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है। पंचायतों की संरचना, क्लियर? तो पंचायतों की संरचना पूछी जाए तो आप कहेंगे कि 243 गा में पंचायतों की संरचना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के सुशासन के स्वरूप का वर्णन करता है? पंचायतों के सुशासन के स्वरूप का वर्णन की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों अनुच्छेद 243 छा 243 छा किया जाता है। और इस छा में और क्या दिया गया है? इसमें जो है पंचायतों की शक्तियां दी गई हैं, प्राधिकरण दिया गया है, क्लियर? और उत्तरदायित्व क्या है पंचायतों का, इन सब का वर्णन जो है अनुच्छेद 243 दा में किया गया है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 243 छा में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 243 खा की अगर हम बात करें तो 243 खा में दोस्तों पंचायतों का गठन, क्लियर? पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 खा में। 243 गा में अगर हम बात करें तो पंचायतों की संरचना किस में दी गई? 243 गा में, क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 आई याद रखेंगे और 243 टा याद रखेंगे। आई का मतलब है यहाँ पर वित्त आयोग, पंचायतों के लिए वित्त आयोग कहाँ पर दिया गया है? आपका 243 आई में। और 243 टा की अगर हम बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, क्लियर? पंचायतों के लिए निर्वाचन किस में दिया गया? आपका 243 टा में दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। वही निर्वाचन या राज्य निर्वाचन आयोग या आयोग की अगर बात करें तो वो 243 टा में दिया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न हुए? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पंचायतों के आम चुनाव, चौथे आम चुनाव, इसको हम बाद में करेंगे, पहले और हम जान लेते हैं कि प्रथम चरण कब हुआ। अगर हम प्रथम आम चुनाव की अगर हम बात करें कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ तो चौथा पूछा है, हमें पता होना चाहिए द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, क्लियर? तृतीय आम चुनाव कब हुए और चौथे, क्लियर? चौथे आम चुनाव की बात करें तो इनकी याद रखेंगे। तो प्रथम आम चुनाव की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 1947 में प्रथम आम चुनाव प्रारंभ हुए थे, क्लियर? दूसरे आम चुनाव की अगर हम बात करें तो ये 1953-54 में दूसरे आम चुनाव प्रारंभ हुए। तृतीय आम चुनाव की अगर हम बात करें तो 1960-61 में तृतीय आम चुनाव हुए। और जबकि चौथे आम चुनाव की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 1972-73, क्लियर? 1972-73 में चतुर्थ आम चुनाव हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में छठे आम कौन से चल रहे हैं? छठे आम चुनाव चल रहे हैं, ठीक? छठा चरण चल रहा है चुनाव का। और ये कब हुआ था? ये आपका अप्रैल 2021 में हुआ था। और ये कितने चरणों में हुआ था? ये आपके 4 चरणों में हुए थे। वर्तमान में जो छठा चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब आगे 7वां होगा, ठीक है, 2026 में। और ये जो है 4 चरणों में संपन्न हुआ था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को, क्लियर? पंचायतों की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे, 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है दिसंबर 2001 में की गई। कब की गई? दिसंबर 2001 में अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत की गई, वाल्मीकि अंबेडकर। और इस योजना का उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, क्लियर? तो इसके अगर हम उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये इसका उद्देश्य गंदी एवं मलिन बस्तियों में रह रहे गंदी
एवं मलिन बस्ती में रहने वाले घरों का उन्नयन। क्लियर? मलिन बस्ती में जो रहने वाले घर हैं, उनका अच्छे खासे घर बने, अच्छी योजना फैसिलिटी उनको मिले, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अम्बेडकर जी से रिलेटेड और क्या योजनाएँ हैं उत्तर प्रदेश में, वो कुछ ईयर जान लेते हैं कि पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाए बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, क्लियर? बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये कब आई? बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये 11 नवंबर 2019 को इस योजना को लागू किया गया था। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अम्बेडकर जी से उत्तर प्रदेश में और कौन सी योजना है? डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। क्लियर? डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की अगर हम बात करें, तो ये योजना की शुरुआत कब हुई? ये दोस्तों 22 अप्रैल 2022 को इस योजना को शुरू किया गया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना दिसंबर 2001। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण। क्लियर? ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? दोस्तों अगर हम ग्राम पंचायत विकास योजना के चरण की अगर हम बात करें, तो टोटल कितने चरण हैं? टोटल 5 चरण हैं। क्लियर? इनमें से हम जानते हैं कि पहला चरण में क्या किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ तो यहाँ पर ये चरण पूछा है कि ये जो बात है किस चरण में की गई है, वो अभी हम लोग करेंगे। पहले चरण में अगर हम देखें, तो पहले चरण में बात की गई है वातावरण का निर्माण। क्लियर? वातावरण निर्माण जो है वो इस योजना के पहले चरण में की गई है। क्लियर? दूसरा चरण की अगर हम बात करें, दूसरे चरण में किस बात का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी, ये क्यों गड़बड़ हो रहा है? पारिस्थितिकीय विश्लेषण। क्लियर? पारिस्थितिकीय विश्लेषण जो है दूसरा चरण है, इसको याद रखेंगे। तीसरा चरण की अगर हम बात करें, तीसरा चरण दोस्तों तीसरे चरण में कहा गया है कि आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान। क्लियर? तीसरे चरण में है आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण। क्लियर? चौथे चरण की अगर हम बात करें, तो दोस्तों चौथा चरण में क्या है कि ये जो बात है ना, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाना, ये आपका चौथे चरण में दिया गया है। ठीक, तो ये यहाँ पर चौथे चरण की बात कर लेंगे। अब हम लोग जानेंगे पांचवें चरण। चौथा चरण में ये वाली बात कही गई जो प्रश्न में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। पांचवें चरण में अगर हम बात करें, तो पांचवें चरण में बताएगा कि तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति। क्लियर? यदि ये पूछा जाए पांचवें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति किस चरण में दी गई है? ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के तहत पांचवें चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए सशर्त सशर्त रहित मूल अनुदान और शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच का अनुपात कितना निर्धारित किया है? दोस्तों ये जो 14वां वित्त आयोग आया, उसमें जो है इनके लिए अनुदान का कुछ रेशियो दिया गया है। एक वो अनुदान जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, एक वो अनुदान जिसमें कंडीशन होगी। क्लियर? तो इसके लिए दोस्तों जो है ग्राम पंचायत के लिए अलग रखा गया और नगर निकाय के लिए अलग रेशियो है। अगर हम दोस्तों ग्राम पंचायत में देखें,
ग्राम पंचायत की अगर बात करेगा रेशियो की, तो एक आपका सशर्त शर्त रहित और दूसरा सशर्त। क्लियर? इनके अगर रेशियो की देखें तो इनका रेशियो दोस्तों 90:10 है। क्लियर? ग्राम पंचायत में शर्त रहित अनुदान और सशर्त अनुदान का रेशियो जो है 90:10 है। जबकि अगर हम नगर निकाय की बात करें, नगर निकाय में ये रेशियो जो दिया है शर्त रहित और शर्त वाला, ये रेशियो दिया है 80:20। तो ध्यान रखेंगे कि किसके लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का पूछा ना, ग्राम पंचायतों के लिए। तो कितना रेशियो? 90:10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90:10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर दोस्तों हम बात करें इस 14वें जो वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर हम बात करें केंद्रीय वित्त आयोग, पूरे भारत के वित्त आयोग की बात करें तो दोस्तों वाई बी रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? कौन थे? वाई बी रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए 15वें वित्त आयोग, क्लियर? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एन के सिंह। क्लियर? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर हमसे पूछा जाए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग, वर्तमान में 16वां वित्त आयोग लागू हो चुका है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों अरविंद पनगड़िया। क्लियर? अरविंद पनगड़िया इस आयोग के अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्लियर? इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायती संस्थाओं के, जो पंचायती संस्थाएं हैं, के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका क्या है? पंचायतों, जो पंचायती संस्थाएं हैं, उनमें वित्तीय सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय वित्त आयोग क्या भूमिका निभाता है, ये पूछा जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। क्लियर? ये बात सही है। क्लियर? वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना ये हमारा केंद्रीय वित्त आयोग की एक भूमिका होती है, एक जिम्मेदारी होती है। वित्तीय योजनाएं तैयार करना, ये भी बात ठीक है। वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, ये भी केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर दोस्तों चलो यहाँ पर अगर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में जान लें। ठीक, केंद्रीय वित्त आयोग का अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो किस में दिया है? अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वित्त आयोगों के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर पहले नियुक्त किया गया? क्वेश्चन समझने वाला, ये यहाँ पर पहले ना कर देना। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन पहले आया है, इनका सीक्वेंस, इनका ईयर पता होना चाहिए, तब हम कर पाएंगे। क्लियर? अगर हम केसी पंत की अगर हम बात करें तो केसी पंत किस वर्ष बने थे? दोस्तों केसी पंत जो थे वो 1992 में आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगर हम डॉक्टर सी रंगराजन की अगर हम बात करें तो ये 2002 में बने हुए थे अध्यक्ष। वाई बी रेड्डी की अगर हम बात करें, ये तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी, और ये आपके 2013 में अध्यक्ष बने थे। के संतानम की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आप भारत के दूसरे थे। क्लियर? ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और ये जो बने थे 1956 में बने थे। तो इस हिसाब से इनमें सबसे पहले कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों केसी नियोगी। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी और ये कब बने थे? 1951 में बने थे, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में दिया गया, ये बिल्कुल ठीक है। राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य वित्त आयोग को अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अनुच्छेद 243 ता में जो है राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया। सॉरी, राज्य वित्त आयोग का वर्णन, वित्त आयोग पूछा जा रहा है। ता में तो आपका निर्वाचन आयोग दिया गया है, तो ये 243 आय में इसका वर्णन किया गया है ग्राम पंचायतों के लिए। क्लियर? और लोक सेवा आयोग 215 315, निर्वाचन आयोग 324, ये ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 27 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को
प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार जो अनुदान दिया जाता है वो दिया जाता है नगर निकाय को और आपका पंचायती राज संस्थाओं को। किन किन को दिया जाता है? नगर निकाय और दूसरा पंचायती राज संस्था। यहाँ पर होगा पंचायती राज संस्था। क्लियर? नगर निकाय को 100% में अगर हम बात करें, नगर निकाय को 60% दिया जाता है, नगर निकाय को 60% दिया जाता है और पंचायती राज संस्थाओं को उत्तर प्रदेश वित्त आयोग द्वारा 40% दिया जाता है। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इस 40% में, आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में 3 स्तर में है। एक आपका ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका क्षेत्र पंचायत और तीसरा है आपका जिला पंचायत। क्लियर? जिला पंचायत। अब ये जो 40% है, इन 3 पंचायतों में किसको कितना परसेंट दिया जाता है, यहाँ पर ये बात कर रही है। इन 40% में अगर हम ग्राम पंचायत का हिस्से की बात करेंगे, ग्राम पंचायत को देखेंगे कितना दिया जाता है, क्षेत्र पंचायत को कितना दिया जाता है, क्षेत्र पंचायत को कितना दिया जाता है और आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का जो हिस्सा है इस 40% में 70% आपका ग्राम पंचायत को है। क्षेत्र पंचायत की अगर हम बात करें तो 15% और आपका जिला पंचायत को भी आपका 15% दिया जाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है, 70%। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं यही रेशियो जो है 12वें वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो 12वें वित्त आयोग के अनुसार ये जो रेशियो है वो 70% रेशियो, 70%, 20% और 10% भी है। क्लियर? तो देख लेना किस हिसाब से कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। फिलहाल 70% ग्राम पंचायत का दोनों ही जगह है, तो इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग आया कब? तो दोस्तों ये जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग आपका कब आया? 1994 को आया। और इस उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भालचंद्र शुक्ल। क्लियर? भालचंद्र शुक्ल उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग सन 1994 में गठित किया गया और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भालचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, भालचंद्र शुक्ल। शुक्ल इस आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, मतलब संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग को दिया गया है? क्लियर? तो अगर हम अनुच्छेद की अगर हम बात करें दोस्तों तो पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का गठन किया गया है ग्राम पंचायतों के लिए। क्लियर? अगर इसके गठन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये इसको गठन जो है धारा 32 का के तहत इसका गठन किया गया है। क्लियर? किसके तहत किया गया है? और ये गठन इस राज्य वित्त आयोग का गठन जो है कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में, कब? प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। क्लियर? प्रति 5 वर्ष में गठन करता है राज्यपाल, किसके तहत? धारा 32 का के तहत, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका आंसर बता दिया ना? हाँ, आंसर इसका होगा 1994, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? क्लियर? प्रश्न ये कह रहा है कि पंचायतों द्वारा उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों का गठन या उपबंध हेतु कौन कर सकता है या किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपका जिला राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। क्लियर? कौन करता है? राज्य विधानमंडल याद करता है, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार की के अलावा कितने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं? अब आपको याद रखें, ये याद रखना पड़ेगा कि जो जिला रजिस्ट्रार होता है
तो जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। एक जिला रजिस्ट्रार होता है और ये पूछा जा रहा है उसके अलावा अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रारों की नियुक्ति राज्य सरकार और कितने कर सकती है? क्या एक को और अतिरिक्त कर सकती है, 2, 5 या राज्य सरकार जितना उचित समझे उतना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। राज्य सरकार जितना चाहे उतने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ये जो रजिस्ट्रार हैं वो किस एक्ट के तहत नियुक्त किए जाते हैं? ये जो है दोस्तों जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत इनको कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार नियुक्त करता है। कौन करती है? राज्य सरकार नियुक्त करती है। क्लियर? तो जितने चाहे उतने कर सकती है राज्य सरकार। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जाती हैं? क्लियर? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहली बार जो है जो पहली प्रति होती है यानी कि एक प्रति जो है राज्य सरकार द्वारा जो रजिस्ट्रार देता है वो एक प्रति निःशुल्क देता है। इसके बाद अगर आप कोई प्रति लेंगे तो उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। क्लियर? तो केवल एक प्रति निःशुल्क दी जाती है। अगर ये प्रति आपकी खो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो आपको नई प्रति चाहिए तो आपको उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। क्लियर? याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है कि यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या प्रत्येक जन्म के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या प्रावधान हो गया? कहने का मतलब है यदि किसी एक माँ के गर्भ से एक से अधिक यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं या कभी-कभी आप देखेंगे ट्रिपल बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या इनके लिए एक ही जन्म प्रमाण पत्र होता है? ये पूछा जा रहा है। नहीं, भाई 2 लोग हैं तो उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र अलग-अलग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग-अलग सूचना प्रपत्र भरना है। हर जगह डॉक्यूमेंट्स वो एक ही तो लगाएंगे नहीं, है ना? बड़े हो जाएंगे तब उनको अलग-अलग जरूरत पड़ेगी। तो उनके लिए अलग-अलग सूचना प्रपत्र भरना पड़ेगा। लेकिन जो प्रपत्र होगा उसमें क्या करेंगे वो एक कॉलम में जो है वो एक ये लिख देगा कि ये जुड़वा है। क्लियर? ये इसको इंडिकेट कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत इंटरप्राइज सूट पीईएस में कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें 11 अनुप्रयोग शामिल हैं। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। पंचायत इंटरप्राइज सूट में कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एनआईसी का मुख्यालय कहाँ है? क्लियर? दोस्तों पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनआईसी की अगर हम बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। क्लियर? ये तो इसकी फुल फॉर्म ही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनआईसी का हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को याद रखेंगे। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? यानी कि बात करें एनआईसी की स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1976-77 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1976 और 77 में लगभग हुई। बट अगर आप गूगल में देखेंगे तो इसका आंसर वो 1976 बताएंगे विकिपीडिया में। क्लियर? वर्तमान में अगर हम एनआईसी के डायरेक्टर जनरल की बात करें, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एनआईसी के अध्यक्ष कौन है या महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों आईपीएस सेठी इनके जो है अध्यक्ष हैं या महानिदेशक हैं। आईपीएस का मतलब दोस्तों यहाँ पर आईपीएस पोस्ट वाला नहीं है। आईपीएस का इनका फुल फॉर्म है इंद्रपाल सिंह। क्लियर? इनका पूरा नाम क्या है? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह सेठी जो है डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ये किस एनआईसी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर? इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये डबल प्रश्न इसलिए कह रहा है कि मल्टीपल रिवीजन हो। और ये मैंने कहीं सेट बनाई, ये आपका यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं। क्लियर? और वहां पर कुछ मिस्टेक भी हैं उनके प्रैक्टिस सेट आंसर में। तो इसका यहाँ पर 1976 दिया है।
क्लियर। अगर ऑप्शन तो 5 आ रहे हैं ना, अगर यहाँ पर यही हो इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो गूगल में अगर हम देखेंगे तो उसका वहां पर स्थापना 1976 दी गई है। क्लियर। तो इस हिसाब से देख लेंगे कि 1977 मानना उचित रहेगा या नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मानना होगा, मुझे लगता है कि उचित होना चाहिए। फिलहाल 4 ऑप्शन के हिसाब से इनका आंसर जो है 1977 इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है कि पशुधन बीमा योजना क्या है? ये जो पशुधन बीमा योजना है पूछा जा रहा है, ये है क्या? तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम पशुधन बीमा योजना की बात करें, पशुधन बीमा योजना, ये योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये 2005-6 में इस योजना को शुरू किया गया। और इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये दोस्तों 10वीं 5 ईयर प्लान के तहत इसको 5 ईयर प्लान, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना में होता क्या था कि ऐसे पशु जो दूध देते थे और जिनका मांस उत्पादित होता था, उनका बीमा करवाना इसमें करवाया जाता था, ताकि जो भी इसके जो पालक हैं उनको मुआवजा मिल सके। और इस योजना के अंतर्गत 15 दिन के अंतर्गत जो है मुआवजा मिल जाना चाहिए था। ठीक है, बीमा का जो राशि मिलेगी वो, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सभी दुधारू पशु और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना इस योजना में शामिल है। और यदि कुछ पशु को हो जाता है बीमा, अगर उसका है तो उसको, उस व्यक्ति को जिसका वो पशु है उसको 15 दिन के अंदर उसको राशि मिल जाएगी, बीमा की राशि मिल जानी चाहिए। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम का उदय योजना पूछा जा रहा है, किस संबंध है? इसका संबंध दोस्तों आवाज से है। क्लियर, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? ये जो गांधी ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई या कब से हुई? अगर गांधी ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1995-96 को हुई। और इस गांधी ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है ना, ये भी पूछा जाता है। तो ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू हुई थी। ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 1999 को ये शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 1999 को इस योजना को शुरू किया गया था। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 और 2000। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर योजना दी गई है और उनके प्रारंभ वर्ष दिया गया कि कौन सी योजना कब शुरू हुई। अगर दोस्तों ग्रामीण कार्ड योजना की अगर हम बात करें तो ये जुलाई 1985 में शुरू हुई, ये ठीक है। अगर हम समेकित बाल विकास योजना की अगर हम बात करें तो ये आपकी 1975 में ही हुई थी, ये भी अपने आप में ठीक है। इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ग्रीन कार्ड योजना 1985, समेकित बाल विकास योजना 1975, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2018 में नहीं हुई थी। इस योजना की शुरुआत जो है दोस्तों 2001 में हुई थी। क्लियर। बाकी काम के बदले अनाज योजना 1977-78 को हुई थी, ये भी बात सही है। तो कौन सी सही सुमेलित यहाँ पर नहीं पूछा होगा, सही सुमेलित नहीं है। क्लियर, ये याद रखना होगा कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में मिस्टेक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो 2001 में शुरू की गई थी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेवा केंद्र या हम कहें सीएससी, सीएससी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो इसका नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। क्लियर, कॉमन सर्विस सेंटर जो है, या इस तरह से सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो सीएससी की दोस्तों 3 स्ट्रक्चर होते हैं, संरचना के अंतर्गत 3 स्तर आते हैं, जिसमें से आपका आता है एसडीए। क्लियर। दूसरा आता है आपका एससीए और तीसरा आपका आता है बीएलई। क्लियर। अब इनकी फुल फॉर्म की अगर बात करें, एसडीए का मतलब है आपका स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी। क्लियर। स्टेट, डी से आपका डिजाइनेटेड
ए से आपका एजेंसी। क्लियर, ये तो आपका एसटी हो गया। एससीए की अगर हम बात करें तो एससीए का मतलब है सर्विस सेंटर एजेंसी। एससीए का मतलब है सर्विस सेंटर एजेंसी। वहीं बीएलई की हम बात करें तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। क्लियर, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये सीएससी की 3 लेवल होती हैं। अगर हम दोस्तों एसडीए की अगर हम बात करें, ये इन तीनों में से हाईएस्ट अथॉरिटी है। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन है? अपर स्तर पर कौन है? आपका एसडीए। और ये क्या करता है? ये मैनेज क्या करता है? इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों ये मैनेज करता है सीएससी स्कीम विद इन अ स्टेट। पूरे राज्य में जो सीएससी की योजनाएं होती है ना, उनको ये मैनेज करता है। क्लियर, तो क्या ये मैनेज करता है? आप लिख सकते हैं ये करता है सीएससी स्कीम्स विद इन स्टेट। क्लियर, उस राज्य में सीएससी की जितनी भी योजनाएं होती है वो उस चीज को मैनेज करता है एसटीए। अगर हम एससीए का वर्क देखें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों सीएससी के जो ग्रुप होते हैं उनको मैनेज करना। ये लगभग 500 से 1000 सीएससी को मैनेज करता है। कौन? आपका एससीए। और बीएलए जो होता है वो ग्राम स्तर के जो होते हैं, लगभग ये 6 गांवों को कवर करता है। क्लियर, 6 गांवों को कवर करता है एक सीएससी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य प्राधिकरण अधिनियम इसकी एक संरचना है। सेवा केंद्र भी है और ग्राम स्तरीय उद्योगी। ठीक है, बीएलई ये है और आपका सेवा केंद्र ये आपका सीएसए है और आपका एसडीए जो है राज्य डिजाइन प्राधिकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। क्लियर, अगर हम सीएससी की अगर हम बात करें, ये किस प्रोग्राम के तहत आता है? ये दोस्तों सीएससी जो है वो अंडर प्रोग्राम इंडिया का जो प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्लियर, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इस बात को भी याद रखेंगे, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्लियर, ये डिटेल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये उन बुक्स में नहीं मिलेंगे ये सब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? सीएससी का फुल फॉर्म अभी अभी मिल जाना, कॉमन सर्विस सेंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं होता? इनमें से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है या दस्तावेज पंचायत सचिवालय में नहीं रहता है। देखते हैं। ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर ये पंचायतों के पास ही, ये सचिवालय के पास ही रहता है, ये बात ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर जो है पंचायत सचिवालय में रहता है, ये भी ठीक है। ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर ये भी पंचायतों के पास रहते हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का भूमि रिकॉर्ड, क्लियर, ये पंचायत सचिवालय में नहीं रहता है, ये गलत है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भूमि रिकॉर्ड रहता क्या है? ये दोस्तों भूमि रिकॉर्ड जो है ना वो राजस्व विभाग के अंतर्गत होता है। क्लियर, किसके पास रहता है? राजस्व विभाग के पास रहता है। अगर हम जिला स्तर में देखें तो ये तहसील तहसील में ये चीजें होती हैं। क्लियर, और जिनका देख रेख जो है लेखपाल वगैरह करते हैं। क्लियर, लेखपाल या पटवारी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए या कर लेना चाहिए? दोस्तों अगर पंचायत सहायक की नियुक्ति हो जाती है तो उसको विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंतर्गत उसको प्रशिक्षण लेना होगा। और ये प्रशिक्षण लेगा कहाँ पर? ये प्रशिक्षण इनको देगा कौन? कौन सी संस्था या कौन सा इंस्टीट्यूट इनको प्रशिक्षण देता है? इस बात की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इनको जो प्रशिक्षण जो लेते हैं ये पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान इनको देता है। कौन देता है? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो है इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये है कहाँ पर? ये आपका लखनऊ में है। क्लियर, कहाँ पर है? लखनऊ में। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, जो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। क्लियर, कि इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों या जनपदों में
और 2001 में प्रारंभ किया गया था। क्लियर? क्या पूछा जा रहा है? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया? क्लियर? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो ये 12 जिलों में चलाया गया था। कितने जिलों में चलाया गया था? 12 जिलों में। और कब? 2000 और 2001 में। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर अपराध हैं तो उसे हटाया जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करें अगर प्रधान के बारे में। ये तो आप जानते होंगे कि प्रधान बनने के लिए आप एज कितनी होनी चाहिए? प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। क्लियर? प्रधान का कार्यकाल कितना होता है? प्रधान का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? प्रधान को कौन नियुक्त करता है? दोस्तों जो वोटर लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं निर्वाचक नामावली। क्लियर? निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत वोटर होते हैं उनके द्वारा प्रधान का नियुक्त की जाती है। इस बात को याद रखेंगे। प्रधान को अगर आपको हटाना है तो उनको कुछ नोटिस देना पड़ेगा ना कुछ दिन पहले। तो इनके हटाने के लिए ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनको हटाने के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए। 15 दिन पूर्व नोटिस देना होगा ताकि वो भी तो बता सकें भैया, मना सकें कि मुझसे क्या गलती हुई है क्या नहीं, है ना? 15 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए हटाने के लिए। इनको हटाने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। क्लियर? विशेष बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में कौन-कौन शामिल होते हैं? कौन-कौन क्या ये अब हम बताएं किनके द्वारा ये बैठक बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के होने चाहिए और उनके कितने? इस बैठक के 2/3 बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है। क्लियर? जो बैठक में शामिल होंगे उनको 2/3 बहुमत अगर मिल गए, पास हो गया प्रस्ताव, तो प्रधान हटाया जा सकता है। क्लियर? तो इनको इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? कह रहा है कि ये जो मॉडल नागरिक चार्टर है इसमें आपको ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आप आवेदन किसे दे सकते हैं? आप प्रधान को आवेदन दे सकते हैं। प्रधान को आवेदन देंगे और प्रधान जो है इस आवेदन को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर? 15 दिन में करेगा या 7 दिन में करेगा? क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। तो इस मॉडल को जो है विदिन 7 डेज होना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर कितने दिन पर? यहाँ पर 7 दिन होना चाहिए। तो विदिन 7 डेज में जो है ये कार्रवाई पूरी करेगा प्रधान। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं। ये जो मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए क्या होते हैं? ये एक विचारणीय होते हैं या स्वेच्छापूर्ण होते हैं या मार्गदर्शक होते हैं या महत्वहीन होते हैं? दोस्तों ये मॉडल चार्टर जो होते हैं ये पंचायतों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मार्गदर्शक का। इन चार्टरों को पंचायत चाहे तो अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकता है। ठीक? पंचायत इनको क्या कर सकता है? बदल सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है कि जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? दोस्तों ये जल जीवन मिशन है, इसको पूरा करने के लिए लक्ष्य था। क्या लक्ष्य रखा गया था? एक तो ये 2019 में इस मिशन को लागू किया गया और इसका लक्ष्य था 2024 तक क्या था? किस टैगलाइन के साथ शुरू किया गया था? 2024 तक का लक्ष्य था और क्या था? हर घर में नल से जल। क्लियर? हर घर में नल से जल, ये इसकी टैगलाइन थी। अब आप वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो ये योजना में गाँव-गाँव में नली या पाइप तो बिछ गई हैं, सड़कों को खोद कर ये बना दिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ पर पानी तो नहीं पहुँचा है लेकिन पाइपलाइन बिछी है। तो इस हिसाब से आंसर तो जस्ट तो यही रखा था लेकिन 2024 तो निकल गई, अभी भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री
आवास ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा है, कि अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों 1,20,000 धनराशि दी जाती है। देखो अगर हम बात करें ये इस योजना के अंतर्गत, अगर पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग योजना सरकार देती है पैसा, और यहाँ पर जो सतही एकदम समतल समतल सतही वाला अगर एरिया है, समतल अगर एरिया है, वहां पर जो है दोस्तों 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर, 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं जब नॉर्मल जगह है, सिंपल जगह। अगर पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर दोस्तों 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो ये तो यहाँ पर नॉर्मली बात पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो ये 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। 23 सितंबर 2018 को। और कहां से इसको नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी? इसको जो है रांची झारखंड से की गई थी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार, क्लियर, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार का तत्वावधान में सिटीजन चार्टर अभियान कब संचालित किया था? तो ये प्रश्न पूछा, इसको कब संचालित किया था? तो दोस्तों इसको जो है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक इसको संचालित किया था। क्या याद रखेंगे? मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? क्लियर, पूछा जा रहा है कि कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जल की गुणवत्ता को जांचने के लिए? तो कम से कम दोस्तों 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिला योजना समिति के गठन का दायित्व, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? अब एक तो बात यहाँ से याद ये रखेंगे, तो प्रश्न में भी आंसर मिलते हैं या क्वेश्चन सीखने को मिलती है चीजें। तो अब यहाँ पर ये है कि जिला योजना समिति का गठन कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये आपका राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जिला योजना समिति का गठन करे। तो ये गठन किस अनुच्छेद में किया जाएगा, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है। क्लियर, तो दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 जेड जी, क्लियर, अनुच्छेद 243 जेड जी के तहत राज्य सरकार जिला योजना समिति का गठन करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नहीं, ये गलत हो गया है, जी नहीं होगा, यहाँ पर जेड डी होगा। क्लियर, सॉरी इसके लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड डी। क्लियर, जेड डी के तहत राज्य सरकार जिला योजना समिति का गठन करेगी। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या बात असत्य है, यहाँ पर ये पूछा है। क्लियर, तो दोस्तों अगर हम पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ। इसकी अगर हम शुरुआत की बात देखें तो ये 1983 को शुरू हुआ था। क्लियर, अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें असत्य हो सकती हैं। लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, क्लियर, ये तो लगभग अभी योजना का उद्देश्य होगा, जो पॉजिटिव होंगे वो आंसर होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी बात ठीक है। ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया ना, सीमित थोड़ी ना करेंगे, और बढ़ाना चाहेगी सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये बात गलत है। तो केवल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न योजनाओं को का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर योजना दी है, उसका वर्ष दिया है, ठीक है, इसको मैच करना है। तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों जो 1996-97 को हुई थी। क्लियर, भाई गंगा कल्याण योजना की अगर हम बात करें
तो गंगा कल्याण योजना की स्थापना 1997-98 में हुई थी। समग्र आवास योजना की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 1999 और 2000 में हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो ये 2000 और 2001 में शुरू हुई थी। तो इसके ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए का 2 होना चाहिए, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2143। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बाकी ईयर याद रखेंगे कौन सी योजना किस ईयर स्टार्ट हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। ये जो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुरुआत की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपकी 24 जनवरी, ठीक, 24 ऑफ जनवरी 2018 को ये शुरू हुई थी। क्लियर? और ये कहाँ से की गई थी? ये दोस्तों शिल्पग्राम से की गई थी। शिल्पग्राम। और शिल्पग्राम है कहाँ पर? ये शिल्पग्राम दोस्तों लखनऊ में है, लखनऊ में। अगर आप इसको, ये अच्छा बना हुआ है, मैं यहाँ पर जा चुका हूँ। ये अवध विहार G20 चौराहे के पास है। लुलु मॉल के जस्ट थोड़े ही 1 किलोमीटर के पास में ये लुलु मॉल के। क्लियर? इस बात ये तो ऐसे नॉर्मल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिल्पग्राम से मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आदर्श ग्राम के तहत वैयक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप क्या है? ये जो आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट की गई थी उसके तहत आपका व्यक्तित्व जीवन क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व विकास कैसे होना चाहिए? क्लियर? लोगों का विकास करना चाहते हैं आदर्श ग्राम के अंतर्गत। तो वैयक्तिक या की बात करें उसके विकास की, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए? इसके लगभग उद्देश्य क्या हो सकते हैं या क्या क्रियाकलाप होने चाहिए? एक तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को साफ सफाई से रहना होगा। क्लियर? साफ सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करना होगा, साफ सफाई का विकास करना होगा, है ना? हर एक व्यक्ति को साफ सफाई से रहना होगा, ठीक, इसकी आदत भी करनी होगी। नैतिक मूल्यों का भी विकास करना होगा, है ना? हम सबका ये दायित्व बनता है कि नैतिक मूल्यों का विकास हो। क्लियर? नैतिक मूल्यों का विकास हो। तीसरी अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक विरासत, ठीक, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। क्लियर? चौथा पॉइंट यहाँ पर निकाल सकते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। क्लियर? व्यवहार में परिवर्तन। कुछ गलत आदतें हैं हमारे व्यवहार में, उनमें भी सुधार करना, ये हमारा एक वैयक्तिक विकास है यार ये। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। कह रहा है कि सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से है? इस सखी मंडल का संबंध कौन सी विकास योजना से है? क्लियर? तो दोस्तों सखी मंडल का संबंध जो है एक ग्राम पंचायत विकास योजना से। किससे है? ग्राम पंचायत विकास योजना से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ और ये अंतिम प्रश्न है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था का। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य जो है वो आपका पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, गांव में वित्त की कमी को पूरा करना। गांव में वित्त की कमी को पूरा करना ये नहीं है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये 60 प्रश्न थे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन करने में हेल्प करेगा और एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ये तो भी एक सेट है, इसके द्वारा जितने भी सेट मैक्सिमम हो सकते हैं हम लोग करेंगे। तो इसका नेक्स्ट सेट अभी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।